उस कंपनी का प्रमोशन में एंड ऑल्सो उस एंटरप्राइज को आइडिया से रियलिटी में कन्वर्ट करने का काम करता है, वो होता है प्रमोटर। तो रजिस्टर ऑफ कंपनीज है जो हर स्टेट में होता है, वहां पर जाकर आपको एक प्रॉपर कंपनी का नाम जो है वो रजिस्टर करना पड़ेगा एंड कि दे आर पर्सनली लायबल फॉर ऑल द कॉन्ट्रैक्ट विच आर एंटर्ड बाय देम फॉर द कंपनी बिफोर इनकॉर्पोरेशन। सो हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ कॉमर्स विद अंशुमन। आज हम पढ़ने वाले बिजनेस स्टडी चैप्टर 7 फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। इसमें हम वो सारे स्टेप्स पढ़ेंगे कि एक कंपनी को फॉर्म होने के लिए कौन से स्टेप्स को फॉलो करने चाहिए एंड कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एंड एक कंपनी को स्टार्ट होने से पहले कौन से लोग होते हैं जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन से लेकर डॉक्यूमेंट सबमिशन से लेकर यहाँ तक कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और मिनिमम सब्सक्रिप्शन वगैरह सारे काम करते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे एंड बाकी सारे स्टेप्स एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए। बेसिकली कंपनी फॉर्म करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। पहला तो प्रमोशन, दूसरा इनकॉर्पोरेशन और तीसरा सब्सक्रिप्शन ऑफ मिनिमम शेयर्स। ओके, या फिर उसे हम ये भी कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। तो फिर इस चैप्टर में हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि कंपनी को फॉर्म होने के लिए कौन से स्टेप्स और कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एंड वो कौन होते हैं जो ये सारे काम करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो फिर फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है प्रमोशन। अभी प्रमोशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर एक इंसान या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन या फिर एक कंपनी एक नया बिजनेस आइडिया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फिर कोई एक ऐसा आइडिया जिसे वो प्रॉफिट बना सकते हैं उसको डिस्कवर करते हैं एंड उसके बाद वो इंसान या फिर वो ग्रुप ऑफ पर्सन है वो फिर वो कंपनी वो फाइनेंस जो होता है वो उसका रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है। मैनेजरल एबिलिटीज एंड जितने भी मटेरियल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनका जो नया बिजनेस आइडिया है वो उसको रेज करते हैं एंड उसको कहीं से भी लाते हैं एंड फिर उसको उस आइडिया में पंप करते हैं एंड एज वेल एज जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितना भी रजिस्ट्रेशन का जो वर्क होता है स्टेप बाय स्टेप, वो सारे वर्क्स को है फुलफिल करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को एक प्रमोशन कहा जाता है। अगर आप सिंपल भाषा में देखें कि आपको यही सेम चीज एग्जाम में कैसा लिखना हो तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, प्रमोशन इज द डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंड्स, materials, managerial abilities, etc. into the business concern for the purpose of making profit। इसका सिंपल क्लियर कट मतलब ये होता है कि प्रमोशन बेसिकली जो पहला स्टेप होता है उसमें पहले आइडिया को डिस्कवर किया जाता है। डिस्कवर्ड आइडिया के बाद उस आइडिया को जो है एक्चुअल में प्रैक्टिकली करने के लिए जो फंड्स, मैनेजर एबिलिटीज, मटेरियल्स एंड बाकी चीजें चाहिए होती है और उनको कलेक्ट करके फिर उस आइडिया में पंप किया जाता है एंड उसके बाद जो है ये आइडिया जो है इस पर्पस के लिए होता है ताकि वो प्रॉफिट बना सके। एंड इसको और एक शॉर्ट फॉर्म में मीनिंग ये बन सकता है कि प्रमोशन मीन्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस इनटू रियलिटी, है ना। प्रमोशन मीन्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस इनटू रियलिटी, मतलब ये जो बिजनेस है ये तो अभी फिलहाल आइडिया है, प्रमोशन मतलब इसी बिजनेस आइडिया को रियलिटी में लाना, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे पहले तो उस बिजनेस आइडिया को ढूंढना, नेक्स्ट उसके लिए जो नेसेसरी मीडियम चाहिए होते हैं फंड्स, मैनेजर एबिलिटीज एंड मटेरियल्स, उसको कलेक्ट करके उस आइडिया में पंप करना एंड उसके बाद जो है अलग रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स होते हैं एंड रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे सबमिट करने के बाद सेकंड स्टेप इनकॉर्पोरेशन में जाता है। अभी हम जानेंगे कि प्रमोटर कौन होता है। सो लेट्स गो टू द टॉपिक। सो अभी हम देखेंगे हु इज अ प्रमोटर, यानी कि प्रमोटर कौन होता है थोड़े डेप्थ में। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो ये है हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब देखो गाइस, एक प्रोमोटर जो होता है बेसिकली ये समझ लिया होगा आप लोगों ने कि प्रोमोटर मतलब वो जो बिजनेस आइडिया लाता है उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि वो जितने भी स्टेप्स होते हैं उन सारे स्टेप्स को फॉलो करता है। जैसे कि आइडिया के लिए वो जितना भी फाइनेंस वगैरह चाहिए होते, मटेरियल चाहिए थे, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है एंड उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस होता है वो सारे प्रोसेस करता है, वो होता है एक प्रोमोटर, है ना। देन उसी के साथ साथ प्रोमोटर वो होता है जिसका कंपनी का अफेयर्स के अंडर उसका कंट्रोल होता है, कंपनी जितना अफेयर्स है उसमें उसका एक कंट्रोल होता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर अकस्टम्ड टू एक्ट। मतलब ये जो प्रोमोटर होता है वो ये ऐसा होता है कि उसके एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो उसी एडवाइस या डायरेक्शन के मुताबिक ही एक्ट करते हैं, यानी कि उस प्रोमोटर है उस प्रोमोटर की एडवाइस के हिसाब से वो अपना काम करते हैं। वैसे ये जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स है बेसिकली
इन उन लोगों के लिए नहीं होता है कि एक जो कंपनी होता है बेसिकली, वो कंपनी अगर एक नया आइडिया के साथ एक नया कंपनी शुरू करता है, वो जो कंपनी है वो उस मेन कंपनी के अंडर आता है, क्योंकि इस कंपनी ने जो है उस कंपनी को स्टार्ट किया है। अगर मैं अच्छे से बोलूँ तो फॉर एग्जाम्पल टाटा कंपनी जो है, टाटा कंपनी के अंडर टाइटन भी आता है एंड फिर तनिष्क ज्वेलरी भी आता है ना। तो फिर थोड़ा हम ये बोलते हैं कि टाइटन अलग एंड टाटा अलग है, या फिर सोनाटा एंड फास्टैग अलग एंड टाटा अलग है, नहीं, बल्कि टाटा ने तो इन सारी कंपनीज को भले अक्वायर किया, लेकिन अब वो जो कंपनीज है उनके नाम पे है ना। तो फिर अगर टाटा कोई नया बिजनेस शुरू करता है तो टाटा के अंडर ही आता है, फॉर एग्जाम्पल क्रोमा, लेकिन वो जो है लिखा जाता है कि टाटा एंटरप्राइज या फिर टाटा कंपनी क्रोमा करके, लेकिन ये जो आइडिया है वो बेसिकली टाटा का है। लेकिन उसके लिए जो मेन टाटा के ओनर्स है, जैसे श्री रतन टाटा जी, वो खुद तो जाकर सारे काम नहीं करेंगे, वो बेसिकली प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे जो ये सारे काम करेंगे। तो फिर इस केस में जब एक प्रोफेशनल को हायर किया जाता है तो फिर उसका ये 2 पॉइंट्स पे नहीं होता है कि उसका कंपनी का अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल और उसका अकॉर्डिंगली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो काम करे, लेकिन वो तो बस एक प्रोफेशनल होता है जिसे कंपनी हायर करता है सारे काम करने के लिए। ऐसे ही अगर कोई प्रोफेशनल ना हो, बल्कि जो इंसान ने जो आइडिया ढूंढा है उसी इंसान या ग्रुप ऑफ पर्सन है उसी कंपनी ने ही ये सारे काम किए हैं, तो फिर वो ये तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स उनके ऊपर लागू होता है। लेकिन किसी कंपनी ने या किसी लोग ने या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन ने किसी प्रोफेशनल हायर किया है एक प्रोमोटर बनने के लिए, तो फिर ये जो 2 पॉइंट स्टार्टिंग है उसके ऊपर लागू नहीं होते। ओके, क्लियर। थर्ड पॉइंट ये है कि वही जो मैंने पहले बोला थी कि the person who perform the work of promotion and bring an enterprise into existence are known as promoters। जो उस कंपनी का प्रमोशन में एंड ऑल्सो उस एंटरप्राइज को आइडिया से रियलिटी में कन्वर्ट करने का काम करता है, वो होते हैं प्रोमोटर्स। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि हु इज ए प्रोमोटर, तो ये 3 पॉइंट्स एंड मेरा एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि प्रोमोटर के फंक्शंस क्या होते हैं। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो अभी हम देखेंगे कि एक प्रमोटर के कौन से फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शंस है ये बहुत सारे पॉइंट्स में है एंड ये प्रमोटर्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो फिर हम इन्हें पार्ट बाय पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन जो होता है एक प्रमोटर का, पहला तो वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी होता है वो उसको आइडेंटिफाई करता है, मतलब एक बिजनेस आइडिया को वो डिस्कवर करता है जो प्रॉफिटेबल हो एंड एज वेल एज कि वो एक नया आइडिया हो एंड एक नया अपॉर्चुनिटी हो जिससे जो बिजनेस है प्रॉफिट बना सके एंड उस डिस्कवरी को वो रियलिटी में ला सके। ओके, तो सेकेंड पॉइंट है वो है फीसिबिलिटी स्टडीज। फीसिबिलिटी स्टडीज जो है बेसिकली ऐसे 3 पॉइंट्स में आता है। इसमें फीसिबिलिटी स्टडीज मतलब, फीसिबिलिटी मतलब तो एक तो प्रॉफिट या फिर यूजफुलनेस, स्टडीज मतलब उसके बारे में रिसर्च। फीसिबिलिटी स्टडीज मतलब ये जो नया आइडिया है या नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो फिर जब ये कमेंट्स होगा यानी शुरू होगा, क्या ये सच्ची में उन्हें प्रॉफिट दे पाएगा या फिर नहीं। इसके लिए वो स्पेशलिस्ट जैसे इंजीनियर्स एंड चार्टेड अकाउंटेंट्स वगैरह को वो हायर करते हैं, ताकि वो जो है इसमें प्रॉपर रिसर्च करके उन्हें अकाउंटेबिलिटी दे सके, क्या इसमें ये जो बिजनेस है इसमें प्रॉफिट है या प्रॉफिट नहीं है। तो फिर एक बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं, उसके लिए से ये 3 फीसिबिलिटी स्टडीज होते हैं। जो पहला फीसिबिलिटी स्टडी होता है वो होता है टेक्निकल फीसिबिलिटी। टेक्निकल फीसिबिलिटी का बेसिकल मतलब ये होता है कि जो नया प्रोडक्ट बन रहा है फिर नया आइडिया जिससे कोई नया गुड और सर्विस बन रहा है उस प्रोजेक्ट के अंडर, क्या उसके लिए जितने भी रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स एंड मशीनरीज एंड टेक्नोलॉजी चाहिए क्या वो अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक कार का एक ऐसा कार्बोरेटर इन्वेंट करते हैं जो एक पेट्रोल कंजप्शन जो है 40% से गिरा देता है, लेकिन अभी उस कार्बोरेटर के प्रोडक्शन के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ मेटल चाहिए जो बेसिकली इंडिया में तो नहीं, अपने कंट्री में नहीं मिलता है, बट बाहर के कंट्री में मिलता है, बट हमारे कंट्री का उस कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशन अच्छे नहीं है, तो फिर वहां से यहाँ पर इंपोर्ट करना वो उतना ईजी नहीं है, या फिर अगर इंपोर्ट भी करे तो बहुत हैवी ड्यूटी हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगता है एंड ऑल्सो बहुत टैक्सेस लगते हैं, उसका जो प्राइस है वो बहुत बढ़ जाता है, जिस वजह से इसका प्रॉफिट में आना बहुत कम हो सकता है, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ जाता है तो इनिशियल प्रोडक्ट जो है उसका प्राइस बढ़ सकता है। तो फिर टेक्निकल फिजिबिलिटी मतलब बेसिकली अगर जो रॉ मटेरियल्स या फिर हमें टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी चाहिए इस प्रोडक्ट को, इस प्रोजेक्ट के लिए, अगर वो अवेलेबल है एंड वो अवेलेबिलिटी के साथ साथ अगर वो हमें यूज करने के बाद भी प्रॉफिट दिला सकता है तो उसे टेक्निकल फिजिबिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट वन है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी मतलब अगर
एक प्रोजेक्ट या बिजनेस शुरू करने के लिए एक इतना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फाइनेंस या कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। अगर वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतना लार्ज अमाउंट में हुआ कि उनके पास जो जितने रिक्वायरमेंट्स है या फिर उनके पास ऑलरेडी जितने मीन्स है या फिर उनके पास जितना भी टोटल अभी इन्वेस्टमेंट पड़े हुए हैं या फिर कैपिटल पड़े हुए हैं एसेट्स एंड जितने भी उनके पास टोटल उनका मनी है, वो अगर उसके कैपिटल रिक्वायरमेंट से कम हुआ तो फिर बेसिकली वो प्रोजेक्ट को शुरू भी नहीं कर सकते। क्योंकि इस प्रोजेक्ट में अगर आपको 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए एंड आपके पास सिर्फ 3 करोड़ के अराउंड जो मनी सेव्ड है, तो फिर आपको पास अभी भी 2 करोड़ का जो है डेफिसिट में है। तो फिर इसीलिए सेकंड में हम फाइनेंशियल फिजिबिलिटी देखते हैं कि क्या इसके लिए हमारे पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है या नहीं। थर्ड वन की इकोनॉमिक फिजिबिलिटी मतलब जैसे कि एक कंपनी जो होता है या फिर एक बिजनेस जो होता है वो एक इकोनॉमिक यूनिट होता है। वो एक इकोनॉमिक यूनिट होने के नाते उसका मेन मोटिव तो यही होता है कि प्रोडक्शन करो, उसको क्या बोलते हैं मार्केट में सेल करो एंड उसके बाद उससे जो है जो लोग होते हैं उनको काम मिलता है जिससे उन्हें एक अर्निंग मिलती है ताकि वो लिविंग कर सके एंड इन सारे प्रोसेस है जो कंपनी या बिजनेस उसे प्रॉफिट मिल सके। तो मेन बात हर बिजनेस में प्रॉफिट की होती है। अगर उस नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी या बिजनेस आइडिया में ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है तो फिर उस बिजनेस आइडिया को करने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो प्रॉफिट ही नहीं है। तो थर्ड फिजिबिलिटी होता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे, वो है नेम अप्रूवल मतलब जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज है जो हर स्टेट में होता है, वहां पर जाकर आपको एक प्रॉपर कंपनी का नाम जो है वो रजिस्टर करना पड़ेगा एंड अगर वो जो नाम है वो दूसरे कंपनी का साथ मेल खाता है या फिर इस नाम से ऑलरेडी एक कंपनी है तो वो नाम आप नहीं रख सकते हैं। या फिर अगर वो वैसा नाम पे कोई कंपनी नहीं है एंड किसी और कंपनी से मेल भी नहीं खाता, लेकिन अगर वो जो नाम है मिसलीडिंग है तो फिर वो नाम भी आप नहीं रख सकते हैं। तो बेसिकली आपको जो है ये भी कहना पड़ता है कि आपको कौन सा नाम चाहिए एज वेल एज कि आपका जो कंपनी का मेन ऑफिस होगा वो कौन से स्टेट में होगा, ये भी कहना पड़ता है। एंड नेक्स्ट की आप चाहे तो 3 नाम तक दे सकते हैं रजिस्टर ऑफ कंपनीज को, ताकि आपके प्रायोरिटी के हिसाब से उन 3 नाम में से एक जो फिर दो जो अगर अप्रूवल मिलेगा आपको रजिस्ट्रार से वो नाम आप अपनी कंपनी में रख सकते हैं। तो अप्रूवल मिलने के बाद नेक्स्ट होता है फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज फॉर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली ये होता है कि इन सारी बेसिकली इसमें इतने ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं कि एक बिजनेस का यही ऑब्जेक्टिव होता है एंड इन ऑब्जेक्टिव्स के अलावा इन गोल्स के अलावा और ये कंपनी जो है और काम नहीं कर सकती है। लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है हम नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में देखने वाले हैं, लेकिन तब तक हम समझ जाते हैं फिक्सिंग अप ऑफ सिग्नेटरीज क्या होते हैं। बेसिकली इसमें जो प्रोमोटर्स होते हैं, प्रोमोटर्स या फिर और भी कोई इंसान जो उस कंपनी में काम करता है, तो फिर वो उनसे जो होते हैं जो वो है वो कंपनी का पहले डायरेक्टर्स बनते हैं। जो प्रोमोटर्स होते हैं वो बेसिकली कंपनी के पहले डायरेक्टर्स बनते हैं, जिनसे आकर उनके कंसर्न के साथ उनके कॉन्सेंट के साथ ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उनका सिग्नेचर लिया जाता है कि वो जो है इस कंपनी के डायरेक्टर के पोजीशन में एक्ट करेंगे एंड ऑल्सो उनको जो क्वालिफिकेशन शेयर्स है उससे टेकअप करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जो भी कंपनी का जो पहले डायरेक्टर्स होते हैं या फिर जो डायरेक्टर्स बनने वाले होते हैं उस कंपनी के, वो इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सिग्नेचर करते हैं अपने कॉन्सेंट देने के लिए कि वो जो है इस कंपनी के डायरेक्टर बने रहेंगे एंड एक्ट करेंगे एंड अपना एक्शंस एंड ड्यूटीज निभाएंगे एज वेल एज जो क्वालिफिकेशन शेयर्स है वो उनके पास रहेंगे एंड मोस्टली जो प्रोमोटर्स होते हैं वही उस कंपनी के पहले डायरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स मतलब जैसे कि एक कंपनी को शुरू करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि सबमिट करना पड़ता है, जैसे कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अग्रीमेंट एंड बहुत कुछ। वैसे ही इन सारे डॉक्यूमेंट्स के अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए जो कंपनी है कुछ एक्सपर्ट्स जैसे कि बैंकर्स एंड ऑडिटर्स वगैरह को हायर कर दिया, ताकि वो जो है ये जो डॉक्यूमेंट्स है इनको एकदम प्रॉपर वे में असेंबल कर सके एंड उसको अच्छे से जो रजिस्टर होता है वहां पर सबमिट कर सके। तो फिर अभी वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं अभी हम वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखेंगे। सो लेट्स गो। सो जो पहला डॉक्यूमेंट हम देखने वाले हैं वो ये है द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसी में वो सारी चीजें लिखी जाती हैं जिसमें ये बताया जाता है कि कंपनी का फॉर्मेशन जो है वो क्यों हुआ, यानी कि
कंपनी का खुलने का पर्पस क्या है, इस कंपनी का मेन एम क्या है, इस कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स है, एक्टिविटीज है, वो क्या होने वाले हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि इस डॉक्यूमेंट में जो सारी चीज़ें लिखी जाती है कि इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए या फिर इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स के लिए कंपनी को फॉर्म किया गया है, इस कंपनी का यही पर्पस है, उन एक्टिविटीज़ के अलावा वो और कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर एक बिजनेस है, जैसे उसको कुछ कोरियर कंपनी का काम हो और उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा जाए उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है कोरियर कंपनी की तरह है, ताकि वो जो है गुड्स, लेटर्स एंड बाकी सारी चीज़ें जो है उसका एक्सपोर्ट कर सके या फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह तक कोरियर कर सके। तो फिर मेन ऑब्जेक्टिव उस कंपनी का एक कोरियर सर्विस की तरह ही है। एंड उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी यही लिखा जाएगा कि इस कंपनी का जो मेन गोल है या ऑब्जेक्टिव है या फिर इसके जो एक्टिविटीज है वो इन्हीं सारे काम, एक्सपोर्टिंग काम या कोरियर काम में मेनली रखे गए हैं। तो फिर एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें उस कंपनी के एक्टिविटीज, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स लिखे जाते हैं, जिससे एक कंपनी ब्रेक करके उसके अलावा दूसरे एक्टिविटीज या दूसरे ऑब्जेक्टिव्स जो है उसे वो कर नहीं सकता है। तो फिर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ये बेसिकली बनाना कंपलसरी होता है। इसमें टोटल 5 क्लॉजेस लिखे होते हैं। वो पहला क्लॉज है नेम ऑफ द कंपनी, यानी कि नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में बेसिकली ये लिखा जाता है कि उस कंपनी का नाम क्या होने वाला है, यानी कि कौन से नाम से ये कंपनी जाना जाएगा मार्केट में। एंड ऑल्सो ये जो नाम है ऑलरेडी रजिस्टर ऑफ कंपनी से अप्रूव होके रखा है। जो नेक्स्ट है वो ये है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इसका मतलब ये होता है कि उस कंपनी का जो ऑफिस है वो बेसिकली कौन से स्टेट में होगा, यानी कि जो कंपनी है उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस तो होगा, लेकिन वो कौन से स्टेट में होगा या फिर उसे कौन से स्टेट में बनाने का प्रपोज किए हैं, ये इस रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में लिखा जाता है। ये जरूरी नहीं कि उस स्टेट में एग्जैक्ट एड्रेस कहाँ पर वो ऑफिस है वो बताया जाए, लेकिन एट दिस पर्टिकुलर स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन से स्टेट में वो उनका रजिस्टर्ड ऑफिस होने वाला है ये बताना जरूरी होता है इस रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में। और कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंडर वो उनका एग्जैक्ट एड्रेस कह सकते हैं। थर्ड वन है ऑब्जेक्ट्स क्लॉज। ऑब्जेक्ट्स क्लॉज ही इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मेन क्लॉज है, क्योंकि इसमें वो सारे ऑब्जेक्टिव्स यानी कि एक्टिविटीज लिखे जाते हैं कि ये कंपनी का फॉर्म होने का पर्पस क्या है, इस कंपनी को किस काम के लिए बनाया गया था, एंड ये कौन से एक्टिविटीज करेगी इस कंपनी के प्रोडक्शन में या फिर इसके कंपनी का जो एक्चुअल सर्विस या गोल है उसमें वो कौन से एक्टिविटीज है ये करेगी। ये सारे ऑब्जेक्टिव जो इस ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा जाता है। एंड बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है इसके अलावा और कोई काम वो कंपनी नहीं कर सकती, यानी ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो एक्टिविटीज लिखा होगा उसके अलावा और कोई एक्टिविटी जो है वो कंपनी अंडरटेक नहीं कर सकती। लेकिन अगर कुछ इंसिडेंट या फिर कुछ ऐसे एक्टिविटीज हो जो उस कंपनी के ऑब्जेक्टिव से लेने देने हैं कि ये जो एक्टिविटी है या फिर ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको यूज करके ही जो कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो फिर वो काम जो है वो अंडरटेक कर सकता है अगर वो जो है मेन ऑब्जेक्टिव के साथ रिलेटेड है, लेकिन उसके अलावा और कुछ वो नहीं कर सकते। तो लास्ट वन है वो है लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी का क्लॉज एक बहुत यूजफुल क्लॉज है, क्योंकि ये जो है एक मेंबर का जो लाइबिलिटी होता है वो उसको लिमिटेड बना देता है। कैसे? अगर मान के चलो उस कंपनी ने 1000 शेयर्स जो है इशू किए, 1000 में नहीं 5000 शेयर्स इशू किए, एक मेंबर ने उसका 1000 शेयर्स लिया जिसका फेस वाली जो है 10 रुपीज का अराउंड है, तो उसका टोटल कितना हुआ 10,000 रुपीज। अगर उस मेंबर ने 6 रुपीज के अराउंड वो सारे शेयर्स के जो है पेमेंट कर दिया, यानी 6000 पे किया और 4000 ही बाकी है, तो लाइबिलिटी या फिर लॉस के टाइम पे वो जो मेंबर है वो सिर्फ अपना जो बाकी जो फीस है उसे सब्सक्राइब करना था शेयर्स के लिए, उस फीस को यानी बाकी का जो 4000 बचता है उतना ही वो लाइबल होता है, उससे ज्यादा वो लाइबल नहीं होता है। सो द नेक्स्ट क्लॉज इज कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में बेसिकली ये लिखा जाता है कि ये कंपनी जो है टोटल अमाउंट ऑफ कितना कैपिटल इशू कर सकती है, यानी कितना कैपिटल रेस कर सकती है, एंड उस कैपिटल को वो कितने शेयर्स में डिवाइड कर सकता है, एंड उसका एक फेस वैल्यू वो कितना रख सकता है पर शेयर। ओके, इसको अगर हम एग्जाम्पल की तरह समझे तो एक कैपिटल जो होता है वो बेसिकली वो जो कंपनी होता है वो शेयर्स अलॉट करता है और पर शेयर उसकी एक वैल्यू रखती है जिससे कैपिटल रेज होता है। ओके, तो वो इस कैपिटल क्लॉज में बेसिकली ये कहा जाता है कि जो कंपनी है वो कितना कैपिटल रेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 25 लाख, अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के इस कैपिटल क्लॉज में लिखा गया कि 25 लाख रेज किया जाएगा, तो फिर इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के
से हटके या फिर इसको ब्रेक करके 25 लाख से ज़्यादा ये लोग कैपिटल रेज नहीं कर सकते। एंड उसका जो डिवीजन ऑफ शेयर्स होगा, मान लीजिए 25 लाख जो है कैपिटल जो रेस होगा उसके वो 2.5 लाख शेयर्स में डिवाइड करते हैं एंड उसका फेस वैल्यू रखते हैं 10 रुपीज, यानी कि पर शेयर 10 रुपीज, जिस वजह से 2.5 लाख शेयर्स का टोटल वैल्यू बन जाता है 25 लाख, जिसका मतलब है पर शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपीज। जो 25 लाख है यानी जो कैपिटल रेज हो रहा है 25 लाख का, उसको जो है 2.5 लाख शेयर्स में डिवाइड किया गया है। ये होता है कैपिटल क्लॉज के अंडर। जो एक कंपनी होता है उसको ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को फाइल करना कंपलसरी होता है। लेकिन एक और डॉक्यूमेंट होता है जिसको फाइल करना वैसे कंपलसरी तो नहीं होता है, लेकिन उसको फिर भी फाइल किया जाता है ताकि कंपनी का जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसको एसोसिएट कर सके। तो वो जो सेकंड डॉक्यूमेंट है वो ये है द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो ये था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक सब्सिडियरी है, मतलब कि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से ही कनेक्टेड है बट उससे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट। बेसिकली इसको बनाना कंपलसरी नहीं होता है, फिर भी मोस्ट ऑफ द कंपनीज से बनाते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से कंपलसरी होता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि इसमें कंपनी का जो इंटरनल मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स या फिर जो इशू से रिलेटेड बातें होती है वो इस आर्टिकल में लिखी जाती है, एक रूल बुक की तरह की। एक कंपनी को जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसमें क्या क्या सारी चीजें होंगी वो इस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। सो इसलिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सब्सिडियरी है। एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो सब चीजें नहीं लिख सकती जो आकर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो मेन गोल्स है उनको एक्सीड करे, यानी कि उनको ब्रेक करके उनसे बाहर कोई चीज लिखा जाए। ओके, सो नेक्स्ट है कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स। कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स का मतलब ये होता है कि जो डायरेक्टर्स होंगे एक प्राइवेट कंपनी में बेसिकली मिनिमम 2 चाहिए होता है, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7। वो जो सारे डायरेक्टर्स होते हैं उन सबको एक रिटर्न कॉन्सेंट चाहिए होते हैं कि वो जो अपना जो पोजीशन है या फिर पोस्ट है उसके लिए वो जो कैपेसिटी होता है, यानी कि वो जो होते हैं डायरेक्टर्स वो एक रिटर्न कंसेंट देते हैं कि वो अग्री करते हैं इस पोस्ट के लिए एज ए डायरेक्टर, मैनेजर या फिर एक सेक्रेटरी। ओके, तो बेसिकली इसमें ये होता है कि वो जो प्रपोज डायरेक्टर्स होते हैं अपने रिटर्न एक डॉक्यूमेंट पे अपना कंसेंट देते हैं कि वो इस पोजीशन को लेने के लिए वो अपनी सहमति देते हैं, यानी अपना कंसेंट देते हैं कि हाँ वो अपनी इच्छा से ही इसे पोजीशन को लिए हुए हैं। एंड सेकेंड वन की वो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली मेंबर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जो है शेयर्स को सब्सक्राइब करना पड़ता है। तो फिर वो ये कंसेंट के थ्रू ये डिक्लेयर करते हैं कि वो जो शेयर्स है वो उसे बाई करेंगे एंड बाई करने के बदले उसके शेयर्स के लिए उसे वो पे करेंगे। ओके, नेक्स्ट है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट वैसे हर एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में नहीं होता, मतलब अग्रीमेंट जो है वो हमेशा नहीं यूज होता है, लेकिन कभी कभी फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्टिकुलर मेंबर को जो अपने फील्ड में अच्छा है उसे आप अपनी कंपनी में बुलाना चाहो कि आप आकर हमारी कंपनी में एक मैनेजर, डायरेक्टर या फिर एक मैनेजिंग डायरेक्टर, इन सब में से किसी एक बन जाए, तो उसके साथ एक अग्रीमेंट टाई अप करते हैं कि इतने पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप आओ हमारा मैनेजर बनिए, या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, इस डील के थ्रू आप आकर हमारे डायरेक्टर, मैनेजर या फिर ऐसा ऐसा कुछ पोजीशन में आकर खड़े हो। तो वैसे ही जब एक इंडिविजुअल को या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ ऐसा अग्रीमेंट किया जाता है कि वो आकर इस कंपनी का जो डायरेक्टर है या मैनेजर है या फिर होल टाइम डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, इन सब जो पोजीशन है वो आके टेकअप करे, जो उस अग्रीमेंट को भी उन्हें रजिस्टर ऑफ कंपनीज में सबमिट करना पड़ता है। अब जो नेक्स्ट है वो हम देखेंगे स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो कि ये डिक्लेयर करता है कि ये रजिस्ट्रेशन के लिए जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसी के साथ साथ ये सारे जो ऊपर के डॉक्यूमेंट्स है वो सब जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में सबमिट हुए हैं, जिसमें यानी कि इस लीगल डॉक्यूमेंट में स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन में एक एडवोकेट या फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर एक कंपनी सेक्रेटरी जो कि एक फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में काम आता है या फिर वो एक प्रमोटर है उसके साइन होने चाहिए। एंड साथ ही साथ जो आर्टिकल्स में जो डायरेक्टर्स होते हैं उनमें से किसी एक डायरेक्टर, मैनेजर या फिर सेक्रेटरी का साइन या फिर सिग्नेचर होना चाहिए, ये कह के कि जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं इस कंपनी को फॉर्म करने के लिए, साथ ही साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स जरूरी है उनसे वो सब जो है
रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में सबमिट किए गए हैं। तो लास्ट वन है रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस। तो फिर बेसिकली अगर आप अपना कंपनी को रजिस्टर करेंगे तो वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज पैसा तो ऑब्वियसली मांगेगी एज ए फीस। तो फिर वो फीस कितना होगा, ज्यादा होगा कम होगा, वो आपके कैपिटल पे बेसिस पे होता है। अगर आपका कैपिटल बहुत ज्यादा है तो आपका फीस भी वो बहुत मांग सकता है, और अगर आपका कैपिटल मीडियम रेंज में होता है तो वो मीडियम फीस मांग सकता है, और अगर आपका कैपिटल जो है कम है तो आपसे कम फीस मांगेंगे। तो फिर ये थे वो सारे डॉक्यूमेंट जो कि एक कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए काम आते हैं। अभी हम देखेंगे कि एक प्रोमोटर का पोजीशन क्या होता है। ओके, सो लेट्स गो। सो अभी हम देखेंगे कि प्रोमोटर का पोजीशन क्या होता है। सबसे पहले तो दे आर नेदर एजेंट्स नॉर ट्रस्टीज ऑफ द कंपनी। इस पॉइंट से बात अच्छे से समझ सकते हैं कि जो प्रोमोटर्स होते हैं ना ही उस कंपनी के एजेंट्स होते हैं, ना ही उस कंपनी के ट्रस्टीज होते हैं। सबसे पहली बात है इनकॉर्पोरेशन अभी तक हुआ नहीं है, तो अगर इनकॉर्पोरेशन हुआ नहीं है तो फिर वो एजेंट्स बनेंगे कैसे, कि उनका काम ही है रजिस्टर करके उसका इनकॉर्पोरेशन करना, ताकि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो बिजनेस है वो कमेंस हो सके, यानी स्टार्ट हो सके। यानी कि जब तक उनका काम खत्म नहीं होता वो एजेंट्स कैसे होंगे, और साथ साथ जो प्रोमोटर्स है वो उस कंपनी के ट्रस्टीज भी नहीं होते। नेक्स्ट की दे आर पर्सनली लायबल फॉर ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर एंटर्ड बाय देम फॉर द कंपनी बिफोर इनकॉर्पोरेशन। देखिए वो जब रजिस्ट्रेशन करते हैं और एक प्रोमोटर होने के नाते उनको ढेर सारे काम होते हैं जो उन्हें फुलफिल करना होता है, ताकि उसका जो फर्स्ट स्टेप है प्रमोशन का वो खत्म होकर इनकॉर्पोरेशन तक वो नेक्स्ट स्टेप में जाए और इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिले। तो उस बीच उनके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो उन्हें फुलफिल करने होते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट से बीच में आने पड़ता है। एंड उन कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ अपना जो प्रोसेस है, यानी कि ये प्रमोशन का, इनकॉर्पोरेशन का, इन सबका जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाने होते हैं। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स में वो आते हैं, जो प्रोमोटर्स उन कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं, उसका जो भी आउटकम होगा उसके लिए वो सोलली लायबल होता है। अगर अच्छा हुआ तो फिर वो कंपनी के लिए जो अगर अच्छा होता है तो फिर उसके लिए भी वो प्रोमोटर्स लायबल होते हैं। अगर कुछ लॉस होता है, फिर कुछ डैमेज होता है कंपनी को उनके ये कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, तो भी उसमें भी वो पर्सनली लायबल होते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, promoters of a company enjoy a fiduciary position with the company which they must not misuse। यानी कि वो एक टाइप ऑफ ऐसा पोजीशन में रहते हैं कि वो उसको चाहे तो उसका मिसयूज भी कर सकते हैं, बट उससे उन्हें जो है उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो है इतने सारे प्रोसेसेस में बहुत लूपहोल्स ढूंढ के, यानी कि छोटी छोटी गलतियां ढूंढ के वहां पर बहुत सीक्रेट प्रॉफिट्स बना सकते हैं जो कि उन्हें नहीं बनाना है। लेकिन ये जो प्रॉफिट्स है वो तब बना सकते हैं जब वो प्रॉफिट मेकिंग का जो तरीका है वो उस कंपनी को वो डिस्क्लोज कर दे, यानी कि उस कंपनी को इन्फॉर्मेशन दे दे कि प्रॉफिट जो आया है उनको वो किस तरीके से आया है। और जो कंपनी है वो अगर उन्हें पता लग जाए कि वो बिना डिस्क्लोजर किए ऐसे सीक्रेट प्रॉफिट्स बना रहे, तो वो जो कंपनी है उन्हें जो प्रिंसिपल परचेज या फिर परचेज प्राइस देती है, उनका जो काम करने के लिए उन्हें जो परचेज प्राइस देती है यानी पैसे देती है, वो चाहे तो वो भी उनसे वापस ले सकती है, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी उन प्रोमोटर से वापस ले सकती है। ऑल्सो अगर इस मटेरियल इन्फॉर्मेशन का जो डिस्क्लोजर है वो कंपनी को नहीं दिया जाता है एंड उससे कंपनी को कुछ लॉस हो, तो वो चाहे तो उन प्रोमोटर से उस लॉस को वो क्लेम भी कर सकते हैं। ओके, जो लास्ट वन है ये है, प्रोमोटर्स आर नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू क्लेम द एक्सपेंसेस इंकर्ड इन द प्रमोशन ऑफ द कंपनी। उस कंपनी का प्रमोशन में बहुत सारे एक्सपेंसेस हो गए ना, लाइक ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड ट्रैवलिंग के साथ साथ उन्हें अलग अलग ऑफिस में जाना पड़ता है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फीस लगता है। एंड सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं होता, वो तो अपना टाइम निकाल के उनका काम कर रहे होते हैं। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक एग्जाम्पल है, लेकिन बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन होने तक या फिर स्टार्ट होने तक बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोमोटर्स के लेने पड़ते हैं। लेकिन बाद में वो कंपनी जो होते हैं वो मोस्टली उन प्रोमोटर्स को जो इनकॉर्पोरेशन का पहले जो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस होते हैं वो उन्हें दे देती है। साथ साथ अगर उनका काम अच्छा होता है, जो कंपनीज होता है वो उनको लाइक एक अच्छा खासा अमाउंट या फिर उन्होंने कितना प्रॉपर्टी बाई किया या फिर कितना शेयर्स जो है सोल्ड आउट किया, उस बेसिस पे उन्हें कमीशन भी मिलता रहता है। एंड ऑल्सो फ्यूचर्स में उनकी कंपनी की तरफ से वो शेयर्स एंड डिबेंचर्स भी जो है, डिबेंचर्स वगैरह वो सब वो परचेज कर सकता है। सो बेसिकली ये होता है एक प्रोमोटर का पोजीशन एक कंपनी में, कि वो एक कंपनी का ट्रस्टी एज वेल एज एजेंट नहीं होता है, लेकिन उसके पास एक बहुत अच्छा पोजीशन होता है जिसे वो मिसयूज कर सकता है, बट उसे करना नहीं हो चाहिए। नेक्स्ट की
वो कैसे भी कॉन्ट्रैक्ट्स में आए, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी का प्रोसेस खत्म होने तक उसके लिए वो सोलली यानी पर्सनली लायबल होता है, वो अच्छा हो बुरा हो। नेक्स्ट की वो जो एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के प्रमोशन में या फिर इनकॉर्पोरेशन खत्म होने तक, उन सब का जो एक्सपेंसेस होता है वो उस कंपनी से नहीं मांग सकता है। हालांकि लेकिन कभी कभी कंपनीज एक दूसरे तरीके से उन्हें वो जो एक्सपेंसेस है वो उनका फुलफिल करके दे देती है। सो ये था पोजीशन ऑफ ए प्रमोटर। एंड इसी के साथ जो प्रमोशन जो पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का वो खत्म होता है। एंड इसी के साथ हमारा वीडियो भी यहीं पर खत्म होता है, क्योंकि ये हमारे वीडियो का पार्ट 1 था। एंड पार्ट 2 आएगा जिसमें हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी और सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल, इन दोनों लास्ट चीज़ों को भी देखेंगे जिससे ये चैप्टर खत्म होता है। तो अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।